हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 7 द नेकलेस इस पर डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस द रियल प्लॉट ऑफ द चैप्टर। पूरा प्रयास करूंगा इस चैप्टर का जो थीम है, जो प्लॉट है, जो कथानक है, वो आप तक ठीक से पहुंचे, so that you may clear each and every answer of the question asked in the board examination। आइए सबसे पहले देखते हैं द नेकलेस चैप्टर रिटन बाय गेडे मॉपसेंट। ही इज अ फ्रेंच राइटर। गेडे मॉपसेंट ये एक फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने इस चैप्टर द नेकलेस को लिखा है। चूंकि फ्रेंच राइटर हैं, therefore he has used some French words in characters। आइए देखिए, इस चैप्टर में एक जो मेन कैरेक्टर हैं वो एम लॉयसेल हैं। एम लॉयसेल, एम का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड है बच्चों, एम, और एम वर्ड एब्रीविएटेड वर्ड है जिसका फुल वर्ड है मॉन्जियर, और इंग्लिश में इसी वर्ड को मिस्टर लिखा जाता है। इंग्लिश में जिस वर्ड को मिस्टर लिखा जाता है, मिस्टर वर्ड का फ्रेंच वर्ड होता है मॉन्जियर, और उस मॉन्जियर वर्ड का एब्रीविएशन है एम। एम हैमल मीन्स मिस्टर हैमल या मॉन्जियर हैमल। एम फॉर मॉन्जियर और इन इंग्लिश मिस्टर। सेकंड कैरेक्टर है मेटिल्डा। मेटिल्डा इज एम लॉयसेल्स वाइफ। एम लॉयसेल की वाइफ है मेटिल्डा। और जिस तरह से एक वर्ड लगा है एम एम ई, ये भी एब्रीविएटेड वर्ड है, और एम एम ई का मतलब मैडम से है। ये फ्रेंच वर्ड है बच्चों, और इंग्लिश मीनिंग इसका मिस होता है। जिसे अपने कहते हैं मिस मेटिल्डा, तो मिस मेटिल्डा को एम एस न लिख करके एम एम ई फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता है। और एक और थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर। ये थर्ड कैरेक्टर है। और इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट प्लेस के नाम जरूर आए हैं, उनको भी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक तो पेलियास रॉयल, ये ज्वेलर की शॉप है, और दूसरा एक पार्क का नाम आया है और वो है चैंप एल्सस। आइए इस चैप्टर को गेडे मॉपसेंट ने लिखा है, इस चैप्टर की कहानी को बिल्कुल शुरू से बताता हूं। स्टूडेंट्स, the story of the necklace is the story of a middle class lady, Mrs. Matilda। She was born in the family of a clerk। इनका जन्म हुआ था एक क्लर्क फैमिली में, एन ऑर्डिनरी फैमिली में, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। बट शी वॉज वेरी एम्बिशियस, लेकिन वो बड़ी एम्बिशियस थी। ये इतनी एम्बिशियस हैं कि शी ऑलवेज ड्रीम्स फॉर हैविंग गॉर्जियस क्लॉथ्स, फॉर हैविंग एलिगेंट डिशेस, delicacies, और even silver dishes, delicious foods। He dreams for living a very royal life, a very elite class life she wants to live।
शी wants to live a very grandeur life, the life of aristocratic family she wants to live. एक बहुत शाही परिवार का जीवन जीना चाहती हैं, शानदार जीवन जीने की इनकी महत्वाकांक्षा है. बट अनफॉर्चुनेटली शी मैरीज टू अ क्लर्क ऑफ ए बोर्ड एजुकेशन. दुर्भाग्य, सामान्य परिवार में पैदा हुई थी, फादर क्लर्क थे. अल्टीमेटली इनकी शादी भी एक क्लर्क से ही होती है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्लर्क पोस्ट पर है. मैटिल्डा इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत सुंदर लेडी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत अच्छा जीवन जीने की इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है. सो शी ऑलवेज remain in dismay, in despair, in disappointment. हमेशा ये निराशा और दुखों में घिरी रहती हैं, क्योंकि जिस तरह का जीवन ये जीना चाहती थी उस तरह का जीवन जीने को इन्हें नहीं मिला. वो तंग आ चुकी थी. द पॉवर्टी ऑफ द अपार्टमेंट, पॉवर्टी ऑफ द अपार्टमेंट से, घर की फटेहाली से तंग थी वो. वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी कुर्सियां थी. सेबी वॉल्स ऑफ द हाउस, बदरंग हो पड़ी दीवालों से तंग थी. और इस तरह से एक दिन शाम को मिस्टर एम लॉयसेल जो है वो अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे. When he came back from office, he had a very big envelope in his hand. इनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा एनवेलप था, लिफाफा. It had a invitation. इसमें एक इनविटेशन भी था और वो सोच कर आए थे, thinking that his wife would be very happy to get it. उनकी पत्नी इसे पा करके बहुत खुश होगी, ये सोचा था उन्होंने. He came home and handed the envelope to the wife. Wife took out the invitation from the envelope, saw it and threw it on the table in despair. लिफाफा से निकाला इन्विटेशन कार्ड और मेज पर पटक दिया, वो भी स्पाइटफुली. स्पाइटफुली भी हेटफुली फेंक दिया उसे. पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, भला ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ये इनविटेशन जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से था और इसमें सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया था. उनका एक बाल पार्टी का आयोजन था. BALL ओकेजन ऑफ डांस. बाल पार्टी का आयोजन था, सेलेक्टेड लोगों को वहां जाना था. पत्नी से जब पूछा उनकी नाराजगी का कारण, तो उन्होंने बताया उनके पास उस लेवल के कपड़े नहीं हैं जिन्हें पहनकर वो इतने ऊंचे लोगों में जा सके. पति महोदय ने कहा एम लॉयसेल ने, क्यों? वो ड्रेस जो तुम थिएटर पहनकर जाती हो, बाजार जाती हो, वो तो बहुत अच्छी ड्रेस है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो ड्रेस तुम पर. तो वो और भी नाराज हो गई. अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि उन्हें
अगर दूसरी ड्रेस चाहिए जो वो चाहती भी थी, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि लगभग वो कितने की आएगी। काफी देर सोचने के बाद वो उन्होंने ये भी सोचा कि कहीं उनके पति मना ना कर दें। सोचती रही और लास्ट में कहा एग्जैक्ट कीमत तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अबाउट 400 फ्रैंक्स की फ्रॉक आएगी। वो 400 फ्रैंक्स। एम लॉयसेल ने 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे और जिससे वो गन लेना चाहते थे और अपने जो फ्रेंड थे उनको ज्वाइन करना चाहते थे हंटिंग पार्टी में। हंटिंग पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे अपने फ्रेंड्स की, उसके लिए उन्हें गन चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने केवल 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे। उन्होंने कहा ठीक है खरीद लो, परमिशन दे दिया खरीदने का। ड्रेस खरीद ली गई, 400 फ्रैंक्स की थी, काफी महंगी थी। इसके बाद भी पत्नी बहुत दुखी थी। 2-3 दिन बीत गए, बाल पार्टी वाला दिन आ गया। पति ने पूछा क्या बात है, व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अपना ये इनविटेशन अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी बीवी के पास सब अच्छे कपड़े हों, वो जाना नहीं चाहती। उन्होंने बताओ क्या था, तुम्हें ड्रेस चाहिए था, तुम्हें ड्रेस भी मिल गया। उसके हस्बैंड बड़े बड़े केयरिंग थे वाइफ के प्रति। ही लव्ड हर वेरी मच। ही ट्राइज टू फुलफिल हर ईच विश। उसकी हर इच्छा को पूरा करने का वो प्रयास करते हैं। उसने कहा उसके पास ज्वेलरी नहीं है और इतने बड़े लोगों की पार्टी में जाएगी, ड्रेस से क्या होगा, बिना ज्वेलरी के वो कंगाल दिखेगी, बहुत खराब दिखेगी। तो उन्होंने कहा इस सीजन में तो अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनिए आप। जब ज्वेलरी की नेचुरल फ्लावर ज्वेलरी को कहा तो वो और भी नाराज हो गई। तभी उसे अचानक याद आया मैडम फॉरेस्टियर का। ये मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा की स्कूल मेट हुआ करती थी। नाउ शी इज अ रिच लेडी, लेकिन अब वो एक बहुत धनी लेडी हैं। उन्हें याद आई और उन्होंने कहा कि उनके यहाँ चले जाओ। हालांकि वो उनसे बहुत चिढ़ती थी, मैटिल्डा उनसे चिढ़ती थी, क्योंकि वो उसके अधिक धन से और अपनी गरीबी से तंग थी। क्योंकि जब भी उनके यहां से वो घर अपने लौटती थी तो और दुखी हो जाती थी अपनी तंगी को देखकर, क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत रिच घर में थी, बहुत रिच थी वो। हस्बैंड वाइफ एम लॉयसेल और मैटिल्डा दोनों उसके घर जाते हैं। जाकर के उसको बोलते हैं कि उसको इस तरह से एक पार्टी में जाना है, बाल पार्टी में, उसके लिए उसे ज्वेलरी चाहिए। वो अंदर जाती है और ज्वेल केस लेके आ जाती है, खोल देती है। वो एक एक करके सबसे पहले वो कंगन देखती है, ब्रेसलेट्स हाथों में पहनकर देखती है, रख देती है। देन शी सा द चैपलेट्स ऑफ पर्ल्स, मोतियों का हार, उसको भी गले पर लगाकर देखती है, फिर रख देती है। इस तरह से वो एक एक ज्वेलरी की चीजों को उठा उठाकर अपने शरीर पर रखकर देखती है कौन उस पर। लास्ट में उसे यह लगता है कि वो किस चीज को ले और किसके लिए वो किसे छोड़ दे। और तभी अचानक एक ब्लैक कलर के सटन के बॉक्स पर उसकी निगाह पड़ जाती है, जिसमें एक डायमंड नेकलेस था। वो डायमंड नेकलेस जो था वो उसे बड़ा भा जाता और वो कहती है कि क्या वो उसे लैंड कर सकती है, दे सकती है उधार। वो कहती है व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट, आप ले जा सकती हैं इसे। वो उसे दे देती है। वो उसे पहनती है, गले पर लगाती है, देखती है, खुशी से झूम जाती है। घर आती है और घर आने के बाद
बाल पार्टी में जाती है। बाल पार्टी में नाउ शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल वर प्रेजेंट देयर। जो भी वहां प्रेजेंट थे उन सब के बीच में वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। शी इज ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, वो पहले से ही बहुत सुंदर थी, और पहले से ही सुंदर थी, ऊपर से डायमंड नेकलेस एंड द फ्रॉक शी वोर दैट डे कॉस्टेड 400 फ्रैंक्स। और इस तरह से वो वहां बाल पार्टी का आयोजन होता है, और वो इतनी खुश हो जाती है, वहां पार्टी में जितने भी लोग हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हर कोई उसके साथ नृत्य करना चाहता, वहां सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो बहुत खुश है क्योंकि पार्टी में आई हुई कोई भी लेडी उतनी सुंदर नहीं है। वो उस बाल पार्टी में उसको 4 AM, रात का 4 बज जाता है सुबह का, डांस करते और आनंद लेते। और जो उसके हस्बैंड है वो पास के ही एक सैलून में कमरे में हाफ स्लीप कंडीशन में लेटे हुए हैं, ना तो जग ही पा रहे हैं ठीक से और ना ही सो पा रहे हैं शोर शराबे में। उनके साथ 2 और पुरुष लेटे हैं जिनकी वाइफ जो उनकी वो भी डांस में इन्वॉल्व है, वो वहां लेटे हुए हैं। 4 बज जाता है। अच्छा, हस्बैंड महोदय पहले से ही 3 दुपट्टे ले गए थे जो सामान्य थे घर वाले अपने पास, उसी को सर के नीचे रखे लेटे हुए थे। वाइफ आई, उन्होंने उनको कहा चलो घर चलते हैं। जैसे वो उठने लगे तो उन्होंने वो तीनों दुपट्टे उनके गले के चारों तरफ डाल दिए अपनी वाइफ की। वाइफ डर गई, उसने वहां से तेजी से, उसने कहा रुको, तेजी से बाहर निकली। उसे ये लगे क्योंकि उसकी जो ड्रेस और नेकलेस का स्टैंडर्ड था और जो दुपट्टे थे वो बहुत सामान्य थे, वो मिसमैच कर रहे थे, इसलिए कहीं वहां और लोग जो फरदार दुपट्टे डाले हुए थे वो देख न लें, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकली उनको छिपाकर कि कहीं और लोग देख न लें कि इतने सामान्य दुपट्टे ये पहनती है। नीचे आई, पति ने कहा भी ठहरने के लिए रुको, लेकिन वो सीधे आकर सड़क पर रुक गया करके। कैब का इंतजार किया, काफी देर खड़े रहे, तब जाकर के एक कैब मिली, और वो कैब जो बहुत पुरानी किस्म की कारों में से एक थी, कैब उसके घर तक छोड़ने गई। घर गई, वो खुश बहुत थी, बहुत खुश थी, और लास्ट में जब घर पहुंचती है थकी हारी हुई तो सीधे अपने शीशे के सामने जाना चाहती है, क्योंकि रात भर उसकी प्रशंसा की गई। वो खुद भी अपनी ब्यूटी को अपनी आंखों से शीशे में देख लेना चाहती थी। She wanted to see the last view of her glory. वो अपनी ग्लोरी का लास्ट व्यू देखना चाहती थी शीशे में, लेकिन जैसे ही वो शीशे के सामने जाती है, she found her necklace lost. वो पाती है कि उसका नेकलेस गायब है उसके गले से। चीख पड़ती है, हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है। हस्बैंड आते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मिस हो सकता है, यह संभव है। उन्होंने आधे कपड़े चेंज ही किए थे कि उन्हें फिर से कपड़े पहनने पड़े, और जाकर के वो उन सारी रास्तों में जाते हैं जहां जहां वो गए थे। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। वो कैब ऑफिस में जाते हैं, वहां सूचना देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देते हैं, इवन न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि फाइंडर विल बी रिवार्डेड, पाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हस्बैंड सजेस्ट करते हैं अपनी वाइफ को कि वो एक लेटर लिख दे अपनी फ्रेंड को और बोल दे कि द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस इज ब्रोकन, कि जो
वो होता है ना कुंदा उसका, नेकलेस का, जहां से वो लॉक किया जाता है, वो टूट गया है और उसको रिपेयर के लिए एक गोल्ड स्मिथ के पास डाल दिया गया है और वो 1 वीक में ठीक हो जाएगा, इसके बाद वो वापस कर देंगे उसको। ऐसा वो लिख करके लेटर डाल देती है मैडम फॉरेस्टियर के पास। लेकिन जैसे जैसे वीक पूरा होता है, अब उन्हें चिंता थी कि वो वापस करना है। चैप्टर में तो लिखा है कि ये जो 1 वीक हुआ था, इस 1 वीक में मैटिल्डा 5 इयर्स ओल्डर हो गई थी, उसकी शक्ल खराब हो गई थी, वो इतने डिप्रेशन में चली गई थी। उसमें चैप्टर में एक लाइन आई है कि सी बिकेम 5 इयर्स ओल्डर विद इन दीज 7 डेज। इन 7 दिनों में वो 5 साल बूढ़ी हो गई थी, केवल सोच सोच करके। अल्टीमेटली जब उन्होंने पता लगाया तो एक शॉप जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए, पेलियास रॉयल, इस ज्वेलर शॉप पर एक सिमिलर, बिल्कुल वैसे मिलता जुलता डायमंड नेकलेस उसे दिख जाता है। इट कॉस्ट 40,000 रुपीज, फ्रैंक्स। इसकी कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स है। एम लॉयसल के फादर एम लॉयसल के लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ गए थे और उसकी कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स थी। हैगलिंग होती है, वो 36,000 पर देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी 18,000 बाकी थे। इसके लिए उसे कई यूजरर के पास जाना पड़ता है। यूजरर का मतलब होता है मनी लेंडर। वो मनी लेंडर के पास, एक के पास नहीं और कई मनी लेंडर के पास जाता है पैसे के लिए, और कई मनी लेंडर से पैसे लेता है, और इस तरह से वो पैसे बना करके 36,000 उसको पे करता है और वो नेकलेस लेकर उसके घर पहुंचाता है। जब वो देने जाती है, मैटिल्डा जब देने जाती है उस बॉक्स को, नेकलेस के बॉक्स को, तो वो डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खोल कर देख ले और पहचान ले कि उसका नहीं है। उसे डर है कि अगर उसने पहचान लिया तो वो हमें चोर समझेगी, लेकिन वो रख लेती है। लेकिन वो ये जरूर कहती है कि उसे ये नेकलेस इतने लेट नहीं, तुरंत वापस कर देना चाहिए था, उसे भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी। वो उसके लिए शर्मिंदा होती है और उसका वो डिब्बा पकड़ाकर वापस आ जाती है। बच्चों, अब शुरुआत होती है एम लॉयसल और मैटिल्डा के संघर्ष की कहानी। घर में जो नौकरानी थी उसे भी हटा दिया गया, जो एटिक पे रूम्स थे वो भी रेंट पे उठा दिए गए। अब उसे खाना बनाना भी सीखना पड़ा मैटिल्डा को, अपने कपड़े धोने भी सीखना पड़ा, कपड़े भी धोने पड़े। कपड़े फैलाने जाती थी वो सूखने के लिए, और तो और कूड़ा डालने के लिए बाहर खुद ही जाना पड़ता था। ग्रोसर की दुकान पर और मीट की दुकान पर बास्केट लेकर उसे खुद जाना पड़ रहा था। उसके हस्बैंड को एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी के बाद दुकानों पर जाकर हिसाब किताब का काम करना पड़ा। और इस तरह से संघर्ष करते 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 जो यूजरर से पैसा लिया था वो 10 इयर्स बीत जाते हैं, तब जाकर उसे चुका पाते हैं ये लोग। और इन 10 इयर्स में मैटिल्डा, जो बहुत सुंदर थी, हालत खराब हो जाती है। वो तेज तेज आवाज में बोलने भी लगती है, पानी भी बाहर से घर भरकर ले आती है खुद। अब एक फूहड़ लेडी जैसी बन चुकी है, बाल भी उसके पक गए हैं, और अब उसे अपने ब्यूटी और केयरिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं, भूल चुकी है। वो अब सुंदर नहीं लगती है, बूढ़ी लगने लगती है।
लेकिन 10 साल के बाद जब सारा कर्ज चुक जाता है, तभी एक दिन वो हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए छुट्टी के दिन एक पार्क में घूमने जाते हैं। पार्क का नाम है चैंप्स एलिस। चैंप एल्स में जब जाते हैं घूमने, तो उन्हें वहां एक लेडी दिखती है जो जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी है। वो लेडी को देखते ही पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैडम फॉरेस्टियर हैं। मैडम फॉरेस्टियर को देख करके उसके मन में आता है कि अब तो उसका कर्ज भी चुक चुका है और उसने उसका डायमंड नेकलेस भी वापस कर दिया है। जरूर उसे अपने संघर्ष की कहानी को मिसेस मैडम फॉरेस्टियर को बताना चाहिए। और वो जाती है और अपनी पहचान बताती। वो उसे पहचान नहीं पाती है। फॉरेस्टियर मैटिल्डा को नहीं पहचान पाती है, बल्कि वो ये कहती है कि देखिए आपको भूल हुई है पहचानने में, मैं आपको नहीं जानती। तो वो कहती है मैं मैटिल्डा। तो कहती ओ मैटिल्डा यू। तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है उसे देखकर, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी, मतलब शी इज नॉट गुड लुकिंग लेडी। जबकि मैडम फॉरेस्टियर वैसी ही दिखती है जैसी 10 इयर्स पहले दिखती थी। उनकी सुंदरता पे कोई असर नहीं पड़ा है। अब वो उसे कहानी बताती है कि किस तरह से वो याद दिलाते हैं कि मैं वही मैटिल्डा जो आपका एक बार नेकलेस लाई थी। कहती ओ मैं पहचान गई आपको। और वो बताती किस तरह से उसका नेकलेस खो गया था और किस तरह से उसने अरेंज कर उसको वापस लौटाया। जब वो पूरी कहानी बताती है, मैडम फॉरेस्टियर उसको बताती हैं, अरे वो तो एक फेक नेकलेस था जिसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। यानी जो नेकलेस उसने ओरिजिनल डायमंड का उसको वापस किया, जबकि जो नेकलेस लिया था वो एक फेक था और केवल उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स थी। बच्चों कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, बट ये कहानी बहुत बड़ा मॉरल छोड़कर जाती है। इस कहानी से सबसे पहले तो हमें यह सीखने को मिलता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस, वेरी वेल नोन प्रोवर्ब। बहुत जानी मानी कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है। अब मैटिल्डा अति महत्वाकांक्षा थी। मैटिल्डा के अंदर महत्वाकांक्षा अत्यधिक थी, जो नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी इन आवर लिमिट्स। नोबडी नोस, समटाइम्स इवन अ वेरी पेटी मिस्टेक्स, अ वेरी मिनिएचर मिस्टेक्स मे ब्रॉट अ डिजास्टर इन वंस लाइफ। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, और कभी कभी एक छोटी सी अच्छाई व्यक्ति को बहुत ऊपर तक पहुंचाने का भी काम करती है। इस चैप्टर से सबसे बड़ा मॉरल है कि वी शुड बी इन आवर लिमिट्स। वी शुड बी एम्बिशियस बट नॉट टू मच। महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अत्यधिक बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैटिल्डा की एक गलती थी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। वो जब उसे खुश रहना चाहिए था उसके पति के साथ, वो तब भी दुखी रहती थी, पाने की चाह में। और अल्टीमेटली ये पाने की चाहत, जिस पर उसे फक्र था, नाज था अपनी ब्यूटी पर, उस ब्यूटी और उस एम्बिशन के कारण द प्राइम ऑफ हर लाइफ हैज बीन बैडली डिस्ट्रॉयड, ruined। उसकी जवानी का जो प्राइम टाइम था, उसकी लाइफ का जो प्राइम टाइम ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का जो प्रमुख समय था, एक छोटी सी गलती के कारण
सब बर्बाद हो गया और कितना स्ट्रगलिंग लाइफ उसने जिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और भी अगर कोई मिस्टेक हो, चैप्टर समझ ना आया हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, जो कुछ भी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही जय हिंद।